गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारी कक्षा 5वीं का जो आपका पाठ चल रहा है नदी यहाँ पर। कल हमने कविता की थी, उसके शब्दार्थ भी किए। आज आपके लिए बिल्कुल छोटा सा काम हम करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं। दूसरा आप क्या काम करेंगे, पहले हम एक बार इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, जैसे पहला है नदी अंत में कहाँ पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी ढंग से समझ भी आई है। नहीं आई है तो आप दोबारा से इस कविता को देख लें। नदी अंत में कहां पर पहुंचती है, तो बिल्कुल आसान है। नदी पहाड़ से निकलकर अंत में टेढ़ी मेढ़ी होती हुई सागर तक पहुंचती है। हमने देखा था कि सागर के अंदर जाकर के नदी मिल जाती है और सागर ही बन जाती है। तो इसी है तरह से उत्तर दिया गया कि नदी पहाड़ से निकलकर अंत में टेढ़ी मेढ़ी होती हुई सागर तक पहुंचती है। दूसरा है फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है, कि अपने को नदी अगर हो तो फसलों के लिए अपने को क्या फायदा होगा। तो उत्तर दिया है फसलों के लिए नदी का विशेष महत्व है। नदी से नहरें व देश के विभिन्न हिस्सों में पानी प्राप्त होता है। नदी की सहायता से ही अच्छी फसल पैदा होती है। यहाँ पर फसलों से पूछा है ना नदी के लिए, तो हम फसलों की बात करेंगे कि एक तो नहरें निकलती है, नहरों में पानी जाएगा तो फसलों में लगेगा, और दूसरा इसके पानी से फसलें अच्छी भी बहुत पैदा होती है। और तीसरा प्रश्न है नदी किस में छिप जाती है, तो उत्तर है हमारा नदी कई बार सीधी व टेढ़ी चलती हुई करारों या टीलों में छिप जाती है। छिपने का मतलब क्या है, हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये है आज आपके लिए सिर्फ 3 प्रश्न है। वीडियो रोक करके आप इसको तीनों प्रश्न को देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके उन प्रश्नों को लिख सकें। केवल 3 प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और इसके बाद में एक बार फिर से हम हमारी जो कविता है अब हम इसको रिपीट करते हैं, वो भी आप जरूर देखें। जो पाठ 5 है नदी, यहाँ पर ये कविता हम करने जा रहे हैं। आपने बुक के अंदर देखा होगा, पेज नंबर 24-25 पर ये दी गई है, और इसके जो कवि हैं वो डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद है, जैसे बताया आपको पहले भी, हमने जब पहली कविता की थी तो हमने इसमें बात की थी बेटा कि 2 चीजें होती है हिंदी के अंदर, एक तो होते हैं पद्य और एक होता है गद्य। गद्यांश, पद्य और गद्य क्या, कि जो कविता होती है ना इसको पद्य बोलते हैं, और जो हम सीधा जो पाठ पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं गद्य। और पद्य में जब ये बात कही जाए कि ये पद्य है और कोई एक पहरा दिया हो, मान लो इतना खा दिया है, ये इतना अगर कोई दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये पद्यांश है, पद्य का छोटा सा टुकड़ा। ये सारा तो पद्य है, ये सारा का पद्य है। और अगर थोड़ी सी लाइनें, 4-5 लाइनें बीच में से दे दी जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, पद्यांश। अब हम बात करते हैं नदी। यहाँ पर हमें क्या है कि बेटा जब कोई भी कविता हमें हमारे लिए लिखी होती है, तो ये देखो कविता, ये जो यहाँ पर हमारी नदी जो है वो चल रही है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमें सब कुछ बताया गया है। तो नदी, यहाँ पर नदी के बारे में बात बताई जाएगी कि नदी कैसी होती है, कैसे चलती है। इसको हम शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले क्या है बच्चों, जब ये लाइनें लय के साथ लिखी गई है ना, ये लय के साथ लिखी गई है, जब लय के साथ लिख दे तो उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना हमारा काम होता है कविता में। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्त आई।
पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो आप देखेंगे कि एक लाइन छोड़ करके एक लाइन इसको लय के साथ गाया गया है, इसको पढ़ा गया है। और इसके वर्ड मीनिंग, जगर मगर का मतलब जगमग, सागर का मतलब समुंदर, सींच का मतलब सिंचाई करके, सुस्ताई कर आराम किया। तो आपको ये 4 वर्ड मीनिंग और इस कविता को साफ साफ अपनी सुलेख के रूप में लिखेंगे, अच्छी लिखाई लिखेंगे